यस, वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। और हम लोग आज बहुत ही अच्छा सेशन लेकर के आए हैं दोस्तों, बेसिक ग्रामर का। देखिए, ये बेसिक ग्रामर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सूटेबल बनाने वाले हैं आपके इस ग्रामर की श्रेणी में। दोस्तों, ये जो सीरीज़ ग्रामर के चलने वाली है दोस्तों, इसमें हम आपको बेसिक यानी कि बेसिक टू एडवांस लेवल के ग्रामर का हर टाइप और हर जो है आपका पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, जो भी बच्चे जो है अभी तक ना जुड़े हों, वो प्लीज़ इस चैनल पर जा कर के जो ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास के नाम से है, वो वहाँ जा कर के जोड़े और जल्दी से जल्दी आप लोग सारे दोस्तों को अपने लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी ये क्लास की अपडेट मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी इंग्लिश के बारे में। क्या है इंग्लिश? देखिए दोस्तों, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज सीखा नहीं जाता है, लैंग्वेज सिर्फ समझा जाता है दोस्तों। यानी कि जैसे मैं बात करूँ, एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या आते ही लैंग्वेज सीखने लगता है? नहीं, वो क्या करता है, पहले समझता है। क्या करता है? समझता है उस लैंग्वेज को कि क्या ये कौन सी बात बोल रहे हैं, कौन सी बात ये कह रहे हैं, है ना दोस्तों। तो वो धीरे धीरे उसको सीखता है, फिर धीरे धीरे वो उसको जो है फॉलो करने लगता है। तो यही लैंग्वेज। और सबसे बड़ी बात कि हमको लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या है दोस्तों? लैंग्वेज की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश आपकी लैंग्वेज है। और लैंग्वेज सीखने के लिए, यानी पहली बात तो ये है कि लैंग्वेज की हमारी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो लैंग्वेज की आवश्यकता, जब तक हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की बात को नहीं जानेंगे, सुनेंगे नहीं, तो हम तब तक उसकी फीलिंग को क्या समझेंगे दोस्तों, वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है ना। तो वो समझने के लिए हमको क्या है, यानी कि लैंग्वेज को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए। क्या करने के लिए? कम्युनिकेशन करने के लिए, हमसे किसी से बात करने के लिए दोस्तों, इसको हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन। बातचीत करने के लिए हमको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, और वो माध्यम क्या है हमारा? लैंग्वेज। चाहे वो हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, या कोई भी आपकी 22 भाषाओं में से कोई भी एक हो सकती है। और हर भाषा की अपनी अपनी कुछ न कुछ लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है। तो इंग्लिश भाषा की को अपनी भी क्या होगी? स्क्रिप्ट होगी दोस्तों। अब ये स्क्रिप्ट क्या है? जैसे कि हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट की बात जानें, तो हिंदी भाषा में स्क्रिप्ट आपका क्या है? आ से आहा और का से ज्ञा। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट है। ठीक। और क्यों? अब इन्हीं स्क्रिप्टों को मिला करके हम इनका जो है भाषा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक वर्ड लूँ का, और एक लेटर लूँ का और एक लेटर लूँ ला, दोनों को मिला करके हम क्या बना दिए? एक शब्द बना दिए, एक शब्द बना दिए। तो इसी तरीके से अंग्रेजी भाषा की भी अपनी क्या है? स्क्रिप्ट है, जिसमें हम क्या रखते हैं? लेटर्स। क्या रखते हैं? लेटर्स रखते हैं दोस्तों। बात समझ में? इसको हम क्या कह सकते हैं? मैं इसी को हम कह सकते हैं ए टू जेड। ठीक है, ये बात समझ में? अब ए टू जेड को हमने क्या नाम दिया दोस्तों? ए टू जेड को क्या नाम दिया? ये कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 26, जिसको हमने क्या दिया? लेटर्स कह दिया। और इन्हीं 26 लेटर्स को और किस नाम से जानते हैं? अल्फ़ाबेट। किस नाम से? अल्फ़ाबेट के नाम से। ठीक है दोस्तों, CGL 2016 में इसी पर एक बेस्ड क्वेश्चन था। जैसे कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सी लर्न्स अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट्स in the age of 6। एज ऑफ 6। बताइए दोस्तों, अल्फ़ाबेट्स
ये सेंटेंस आपका सीजीएल 2016 का ये हूबहू क्वेश्चन इस टाइप का आया दोस्तों, इस पैटर्न पर। तो यहाँ पर देखिए, तो एक बात हमेशा जान लीजिए, कभी भी अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट्स नहीं बनता है दोस्तों, क्योंकि मैं इन 26 लेटर्स को ही एक नाम दे दिया हूँ, जो नाम क्या है, अल्फ़ाबेट है। क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट का कभी भी अल्फ़ाबेट्स नहीं बनता है, इसको आप ऐसे नोट कर लीजिएगा। हर पॉइंट देखिए, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो पेन और पेपर लेकर के बैठे और जितने भी पॉइंट मैं बताता चलूँ उन पॉइंट को नोट करते चलें। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट, ठीक है दोस्तों, तो इसको क्रॉस करिएगा और इसको सही कर लीजिएगा। आइए हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, समझिए। ये एकदम बेसिक से यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हुआ था, तो आपके जनरली हो सकता है XY ग्रुप एयरफोर्स के या फिर MTS एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, अल्फ़ाबेट, मैंने इनको एक नाम दिया अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट तो इसमें हमने दो पार्ट डिवाइड किए हैं अल्फ़ाबेट को, किसमें किसमें, एक आपका वाउल्स में और दूसरा आपका कॉन्सोनेंट में। ठीक है दोस्तों, एक वॉल्स में और एक कॉन्सोनेंट में। वॉल्स आपके कितने होते हैं, वॉल्स होते हैं आपके 5, जिनके नाम हैं A, E, I, O, U। कॉन्सोनेंट आपके B, C, D डॉट डॉट, यानी कि आपके 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 आपके वॉल्स होते हैं दोस्तों। तो ये जानिए। अरे देखिए, और इस कम्युनिकेशन करने के लिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लैंग्वेज को कम्युनिकेशन करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, साउंड की। किसकी ज़रूरत पड़ती है, और साउंड की ज़रूरत पड़ती है। और इस कॉन्सोनेंट और वोवेल में कितने कितने साउंड होते हैं, तो इस 5 वॉवल्स के 20 साउंड्स होते हैं। कितने साउंड्स होते हैं, 20 साउंड्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट के 24 साउंड्स होते हैं। कितने होते हैं, 24 साउंड्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही आपके, जैसे कि हम कभी कभी CH को सा भी पढ़ देते हैं, CH को चा भी पढ़ देते हैं, और KSH को सा भी पढ़ देते हैं, SH को सा भी पढ़ देते हैं। तो यही आपके क्या हैं, जो कि साउंड है दोस्तों। बात समझ में? तो ये वोवेल्स के आपके 20 साउंड होते हैं और कॉन्सोनेंट के 24 साउंड्स होते हैं। तो दोनों को मिला करके हमारे कितने साउंड्स हो गए, 44 साउंड्स हो गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये 24 साउंड्स हुए दोस्तों, जो कि इसके 20 आपके वॉल्स के, 24 आपके कॉन्सोनेंट के। आइए, हमने बताया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज किस लिए ज़रूरत पड़ी, हमको कम्युनिकेशन करने के लिए। और कम्युनिकेशन करने का जो कि माध्यम है, क्या है, उनको एक स्क्रिप्ट यानी लैंग्वेज को स्क्रिप्ट के रूप में लिखा गया। और स्क्रिप्ट क्या है, ये 26 लेटर है, जिनको हमने एक नाम दिया अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हमने दो पार्ट में तोड़ा, किसमें, वॉल्स में और कॉन्सोनेंट में। ठीक है, वॉल्स आपके 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट आपके 21 होते हैं। और इनके क्या है, 5 आपके वॉल्स के 20 साउंड्स हो गए, और ये आपके 21 जो है कॉन्सोनेंट के 24 साउंड्स हो गए। गेटिंग पॉइंट? तो चलते हैं दोस्तों, अब हम थोड़ा सा आपको आपके एग्ज़ाम का पैटर्न तैयार कर देते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से पैटर्न पर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ करके। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि अपने सिलेबस को जानना, अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को जानना, कि हमारा जो एग्जामिनर है, यानी कि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस परीक्षा को हम देने चल रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, मैक्सिमम बच्चे इसी में उलझ जाते हैं, वो अपने पैटर्न और अपने सिलेबस को डिसाइड नहीं कर पाते। तो आइए मैं एक बार आपको डिस्कस करता हूँ अपने एग्ज़ाम के पैटर्न से, जो SSC द्वारा कंडक्टेड किया जाता है। और देखिए, हम लोग भाई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, और लैंग्वेज में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आप बस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, और जो है इसकी हर अपडेट पर अपडेट हो जाइए। देखिए, हमने कह दिया इंग्लिश, इसके ग्रामर के पार्ट में ज़रा समझ लीजिएगा दोस्तों। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अब यहीं पर मैं एक स्पेलिंग करेक्शन भी देता हूं दोस्तों, ज़रा आप लोग करेक्ट करिएगा।
बताइए। तो ये मैंने आपको 4 सेंटेंस दिए हैं, अब इन चारों सेंटेंस को आप सही करिए। देखिए, हम उस छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के चलते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। वो हम एक वर्ड के कई सारे माध्यमों को अच्छे से देखते चलेंगे। बताइए कौन सा सही है आप? GRAMAR, GRAMER, GRAMMER, GRAMAR। तो दोस्तों, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो ये जानते रहिए, ग्रामर की स्पेलिंग बहुत से बच्चे गलत करते हैं। GRAMMAR होता है, ER नहीं होता, ग्रामर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम अपने सिलेबस को, जो है ज़्यादा टाइम न लेते हुए एक बार इनके। देखिए, जब तक आप अपने सिलेबस को नहीं जानेंगे तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने की जो है ज़रूरत नहीं कर सकते दोस्तों। आप अपने एग्ज़ाम के सिलेबस को ज़रूर जानें। तो हमने कहा ये जो ग्रामर है आपका, ग्रामर आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो है आपका ग्रामर सेशन में, यानी इंग्लिश आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ मैं इंग्लिश लिखता हूँ दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिए। इंग्लिश आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ग्रामर में, दूसरा आपका वोकैब में, तीसरा आपका कॉम्प्रिहेंशन में। कॉम्प्रिहेंशन में, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन में आपका ये पार्ट डिवाइड होता है। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपको पहला एरर पूछता है। क्या पूछता है दोस्तों? कॉमन एरर पूछता है। दूसरा आपसे पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तीसरा आपसे पूछता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है दोस्तों, ये जो ग्रामर का सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला सेशन। आप शुरू से जुड़ जाइए हमारे साथ, और हम आपको इतना यकीन ज़रूर दिलाते हैं कि आप एक बार सेशन सारे हमारे पढ़ लीजिए और उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ करके एग्ज़ाम दीजिए। तब आपको एहसास होगा कि हाँ, वहाँ पर सर ने ये पॉइंट और ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर दिया था। बेसिक ग्रामर, एकदम बेसिक से। कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। कॉमन एरर क्या है? आपको जो है पार्टीशन करके देता है। जैसे मैं कह दूं, यहाँ समझ लीजिएगा दोस्तों, राम ये पार्ट बना दिया एंड श्याम बी पार्ट बना दिया, इज वर्किंग टुगेदर, टुगेदर सी ऑप्शन बना दिएगा। आगे नो एरर का कॉन्सेप्ट दे दिया गया। तो आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर राम एंड श्याम 2 सब्जेक्ट हुआ, और यहाँ पर जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल, देन वी यूज वर्ब प्लूरल। तो हम यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो ये सी ऑप्शन में आपका क्या है? इनकरेक्ट है। तो हम आपके ऑप्शन सी को करेक्ट मानेंगे। चलें दोस्तों, आइए फिल इन द ब्लैंक्स आपको ऑप्शन दे देगा। जैसे इस तरीके से ऑप्शन डैश करके बाकी सेंटेंस को लिख देगा, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा दोस्तों। वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आपको जो है पूरा आपका पैसेज दे देगा, सेंटेंस देगा, और सेंटेंस में आपको अंडरलाइन करके देगा, अंडरलाइन करके दे देगा। उसके बाद नीचे 4 ऑप्शन देगा कि कौन सा सही होगा। चले आइए चलते हैं वोकैब का सेशन, जो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है अपने इस लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में। वोकैब का सेशन ये जो है आपका, इसको मैं डिवाइड करता हूँ किसमें? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ये वो WS का मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दूसरा आपका जो पूछता है एंटोनिम सैनोनिम्स, एंटोनिम सैनोनिम। तीसरा आपसे जो पूछता है एडियम्स फ्रेज, एडियम्स फ्रेजेस। चौथा आपसे पूछता है स्पेलिंग करेक्शन, जो अभी हमने आपसे पूछा, स्पेलिंग करेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या पूछता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
एंटोनिम सिनोनिम्स, एडियम फ्रेज, स्पेलिंग करेक्शन। ये 4 पैटर्न यहाँ से डिसाइड किए जाते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर। कॉम्प्रिहेंशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके टोटल बेस्ड ऑन रीडिंग स्किल पर। दोस्तों ये रीडिंग स्किल पर बेस्ड है। जितनी आपकी रीडिंग स्किल जो है अच्छी होगी, उतना ही कंप्रीहेंशन आपका स्ट्रांग होता जाएगा। और रीडिंग स्किल अच्छी कैसे होगी? आपको न्यूज़पेपर, आपको कोई कंप्रीहेंसिव बुक मिल जाए, या फिर कहीं से भी आपको जो पैसेज मिले, उसके अर्थ और उसके थीम को निकालने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, कि ये पैसेज कहना क्या चाह रहा है। आइए थोड़ी सी इसके डिस्कस करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्या है। कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको डिवाइड करता है 3 पार्ट में। पहला आपको क्लोज टेस्ट, किसमें? क्लोज टेस्ट। देखिए दोस्तों, दूसरा आपका पूछता है पैराजंबल, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? देखिए पैराजंबल PQRS के नाम से, PQRS के नाम से। तीसरा हम जो आपको बताएं, तो ये आपका पैसेज होता है, पैसेज होता है। इनको एक बार समझ लीजिए, क्या है क्लोज टेस्ट, क्या है पैराजंबल, और क्या है पैसेज। दोस्तों जब भी आपको क्लोज टेस्ट देता है, तो क्लोज टेस्ट इस तरीके से देता है दोस्तों, कि एक पूरा आपको पैसेज लिखेगा। जैसे मैं इस तरह से बताऊं, इस तरीके से पैसेज लिखेगा, और वहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक स्थान दे देगा, ब्लैंक स्थान दे देगा। इन स्थानों पर आपको एक पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा दोस्तों। और पहले नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन बनाएगा, 4 ऑप्शन बनाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन एप्रोप्रिएट होगा, वही यहाँ से ABCD में चुन करके यहाँ पर आपको फिल करना होता है। इसी तरीके से इस पैटर्न पर ये आपका क्लोज टेस्ट काम करता है। ठीक है। यदि हम बात करें PQRS की, तो PQRS आपका क्या है? ये आपका पूरा पैसेज होता है। देखिए इस बेसिक ग्रामर के सेशन में हम PQRS पर ही फोकस करके चलेंगे दोस्तों, क्योंकि ये आपके टोटल बेस्ड ऑन रीडिंग स्किल पर होते हैं, तो जिसको हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे सीखते चलेंगे। PQRS क्या है? PQRS ये होता है, जैसे कभी कभी एग्जामिनर आपको ये सेंटेंस यहाँ से दे देता है, थोड़ा सा सेंटेंस का थोड़ा सा स्टार्टिंग पार्ट कभी कभी देता है, कभी देता भी नहीं है। ठीक है। तो ये जैसे कि आपको 4 ऑप्शन बनाएगा, 2, 3, 4, 5, सॉरी 4, ये 4 ऑप्शन बनाएगा। चारों ऑप्शन में आपको एक ही सेंटेंस होगा। क्या होगा? सॉरी एक ही सेंटेंस। एक ही सेंटेंस का मतलब कि हो सकता है वो सेंटेंस आपका, यानी कि वो सेंटेंस कई क्लाजों से मिलकर के बना हो। ठीक है दोस्तों, वो सेंटेंस आपका कई क्लाजों से मिलकर के बना हो, यानी कि वो या कई प्रकार के सेंटेंसों को अपने साथ ज्वाइन करके रखा हो, कनेक्ट करके रखा हो। ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देगा, और चारों ऑप्शन को एक पहला ऑप्शन में इसमें PQRS के नाम से देगा। ए बनाएगा PQRS, बी ऑप्शन बनाएगा QPRS, सी ऑप्शन बनाएगा RSQP, और डी ऑप्शन बनाएगा आपका SRQP। ये तो भाई जब हमको मान लीजिए पहले की बात जो यहाँ बात कही गई है, ये बात आपको 4th नंबर में कही गई हो, तो इसके बाद ये आएगा, फिर इसके बाद कौन आएगा? ये आएगा, फिर ये आएगा। इस तरीके से आपको ये मैच करना होता है दोस्तों अपने सेंटेंस को, जिसको हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस को हमको क्या करना है? रीअरेंज करना है दोस्तों। गेटिंग पॉइंट? चलते हैं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस ही लिख करके देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमने पहले में लिखा सिटिंग ऑन द ट्री, दूसरा ब्लैक बर्ड, तीसरा चौथा
ये फ्लेव अवे। तो ये आपके 4 आपके क्या है वाक्य दे दिए गए हैं। अब मैं आपको ऑप्शन बनाता हूँ दोस्तों। देखिए ए ऑप्शन, देखिए चलिए इसको पी क्यू आर एस के रूप में देख लीजिए दोस्तों ज़रा, पी क्यू आर एस, इस तरीके से तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये ऑप्शन में मैं बनाता हूँ पी क्यू आर एस, बी ऑप्शन बनाता हूँ आपसे आर क्यू पी एस, सी ऑप्शन बनाता हूँ एस आर क्यू पी, डी ऑप्शन बनाता हूँ दोस्तों। दिख रहा है भाई यहाँ तक? चलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन आपका यहाँ पर लिख देता हूँ एस क्यू पी आर। इन चारों सेंटेंस में आप इनको करेक्ट करिए, करेक्ट करिए। देखिए ज़रा, बोलिए। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछता है, इनको आप करेक्ट यानी कि रीअरेंज ऑफ द सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस को आपको क्या करना रहता है, अरेंज करना रहता है दोस्तों। चल आइए, तो इसका आपको क्या होगा इधर समझ लीजिए। आ ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे, तो सबसे पहले आर आएगा। आर किस में है? आर इसी ऑप्शन में है सबसे पहले, तो आर आपका आर। आर के बाद क्यू, आ ब्लैक बर्ड, उसके बाद सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे, तो बी ऑप्शन दोस्तों ये आपका सही होगा। आइए अब हम सीखते हैं पैसेज क्या है। पैसेज क्या है? पैसेज आपका है दोस्तों अनसीन पैसेज होता है, जो कम्प्रिहेंसिव टाइप का होता है, अनसीन होता है। और उसके बाद आपको यहाँ से मतलब पूरा पैसेज दे दिया जाएगा। इस पैसेज को आपको 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभी पैसेज की थीम पे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि ये पैसेज कहना क्या चाह रहा है, या उस पैसेज के बारे में कोई कहानी दे दी गई तो उस कहानी का टाइटल क्या है, या फिर उस पैसेज में आपसे कुछ अच्छे वर्ड आए हैं तो उस वर्ड को आपका एक एंटोनिम या एक सिनोनिम पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको हमने बता दिया कि किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश 3 टाइप से जो है अपने आप को तोड़ करके जो आपसे क्वेश्चन पुट अप करने का काम करती है। चाहे जो भी एसएससी के द्वारा कंडक्टेड एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके डिफेंस के एग्ज़ाम हो या एयरफोर्स के एग्ज़ाम हो दोस्तों, तो आप इस पैटर्न पर काम करेंगे तो आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। अंडरस्टैंड? तो आइए अब हम लोग चलते हैं आगे कि लैंग्वेज को हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, और हमने अल्फ़ाबेट सीख लिया। अब हम अपनी बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छे से सीखिए दोस्तों सब लोग, और कॉपी पेन ज़रूर लेकर के बैठिएगा, जिससे कि हर बात को आप नोट करते रहें। ठीक है भाई, चलिए देखिए अभी तक हमने सीखा कि 26 लेटर्स, 26 लेटर्स को हमने एक नाम दिया। क्या नाम दिया? अल्फ़ाबेट नाम दिया, बेट। ठीक है दोस्तों, अब इस अल्फ़ाबेट यानी 26 लेटर्स को ही हमने 2 पार्ट में तोड़ा, वोवेल और कॉन्सोनेंट में। ठीक है ना, उनके वोवेल के 20 साउंड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट के 24 साउंड्स होते हैं। तो टोटल कितने साउंड्स हो गए आपके? 44 साउंड्स हो गए। कितने हो गए? 44 साउंड्स हो गए। अब हम चलते हैं दोस्तों कि इस लेटर को जब हम मिलाते हैं, यानी समझ लीजिएगा 26 लेटर्स हैं आपसे। अब इन लेटरों को मिला दें, जैसे कि बताइए, देखिए लेटर, एक लेटर हमने ये लिया यहाँ पर, जैसे ये क्या है, ये क्या है ये दोस्तों? यहाँ पर एक लेटर आपका सी है, एक लेटर ये है, और एक लेटर आपका आर है। तो जब हम इनको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ से जो एक आपका अर्थ वाला शब्द बनता है वही आपका क्या कहलाता है? वर्ड। क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ड। तो ये समझ लीजिएगा कि मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड,
मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स या वर्ड, ठीक है ना। वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है भाई, मीनिंगफुल यूनिट होना चाहिए, यानी कि उसका अर्थ पूर्ण शब्द होना चाहिए। जरा बताइए इस क्या है ये, कार। जब कार की बात आती है तो आपके दिमाग में एक बात आती होगी दोस्तों, जो इस तरीके से आपके दिमाग में एक इमेज बनती होगी, है ना भाई। देखिए डिजाइन विजाइन बनता नहीं है, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। टार्जन तो नहीं बन गई भाई, चलिए कोई बात नहीं है, कुछ भी बना हो आप इनको समझ लीजिए। मैं यहाँ थोड़ा सा ग्लास लगा देता हूँ, ये चलिए। तो ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपके दिमाग में ऐसी ही इमेज बनती है, लेकिन जस्ट इसको मैंने क्या कहा, बोलिए। इसका कुछ अर्थ है, बिल्कुल अर्थ है। मैथमेटिक्स में हम एक जो है कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं बाइसेक्टर लाइन, कहते हैं कि नहीं भाई ये। तो ये क्या है, जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं चाप लगाना। क्या लगाना, चाप लगाना। मैथ में कहते हैं अर्क है भाई। लेकिन जस्ट इसका उल्टा यदि मैं क्या कहूँ, RCA, इसका कुछ अर्थ निकला तो बिल्कुल अर्थ नहीं निकला दोस्तों। तो वही मैंने कहा मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड, यानी कि जब हम लेटर्स को मिलाते हैं, लेटर्स को मिलाते हैं, जैसे हिंदी में हमने बताया कि हिंदी में यदि एक लेटर यफ ले ले और एक लेटर क्या ले ले, यल ले ले, और दोनों को मिला दे तो क्या बन जाएगा, फल। इसी तरीके से हम देखिए एक सार्थक शब्द बन गया। हम 26 लेटर को मिला करके भी क्या बना सकते हैं, एक वर्ड बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक जो है आपका वर्ड की डेफिनेशन निकल कर आती है, क्या निकल कर आती है, मीनिंगफुल यूनिट या मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स, ठीक है दोस्तों, जो आपका मीनिंगफुल अर्थपूर्ण शब्द हो, ठीक है। चले भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहीं से जब हम आपको ले चलते हैं यूनिट की तरफ, तो यूनिट आपकी बात करें, देखिए यूनिट की बात किया है तो यूनिट कैसे होते हैं भाई, यूनिट कितने होते हैं, तो यूनिट आपके जिनको हम किस नाम से जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं आपके, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने, 8 होते हैं दोस्तों, जो कि हम बस थोड़ी से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, उसके बाद हम वहाँ तक चलेंगे, ठीक है। देखिए अब ये आपका वर्ड बन करके तैयार हो गया, वर्ड बन करके तैयार हो गया। अब इन्हीं देखिए, जैसे मैं कह दूं राम रीड्स अ बुक, तो यहाँ पर वर्ड वर्ड वर्ड, कई सारे वर्डों के मेल से मिल गया, है ना। कई सारे वर्डों के मेल से हमने क्या बना दिया, एक सेंटेंस बना दिया। तो यहाँ पर एक सेंटेंस की डेफिनेशन निकल कर आती है कि क्या निकल कर के आती है कि अ ग्रुप ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच इज मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चले देखिए सेंटेंस का ये तो आपकी क्या है, सेंटेंस की डिफिनीशन हो गई कि ग्रुप ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच इज मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। तो ये सेंटेंस है, और सेंटेंस का अर्थ ही होता है कि उसका मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना। यानी कि भाई सब कुछ प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं गाय को काट कर गाजर खिलाओ, गाय को काट कर गाजर खिलाओ, तो क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ, बिल्कुल गड़बड़ हो गया दोस्तों, कि अर्थ का अनर्थ हो गया। यहाँ कहना था मुझे गाजर काट कर गाय को खिलाओ। तो बताइए, वही मैंने कहा है तो सेंटेंस वो भी, लेकिन सेंटेंस क्या होना चाहिए आपका, मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। तो वही है मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, गेटिंग पॉइंट। तो दोस्तों सेंटेंस की आपकी डेफिनेशन हो गई। अब सेंटेंस के हम यदि काइंड्स की बात करें और पार्ट की बात करें, दोनों में अंतर है मित्रों, क्या है। यदि मैं काइंड्स की बात करूं या पार्ट की बात करूं,
काइंड्स और ये पार्ट। बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताते रहिए कि काइंड्स क्या होते हैं और पार्ट क्या होते हैं। चलिए बच्चा कह रहा है काइंड्स मीन्स क्या होता है, प्रकार। ठीक, पार्ट मीन्स क्या होता है, भाग। ठीक है ना। तो प्रकार कितने प्रकार हैं भाई सेंटेंस के? सेंटेंस के आपके 5 प्रकार हैं। वेरी गुड। पहला असर्टिव सेंटेंस, चलिए मैं एक बार फिर से लिखता हूँ इधर, क्योंकि यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा सारी बातों को एक साथ ही। देखिए दोस्तों, जितनी बातें आपको समझ में आई, देखिए बहुत ही बेसिक से ले चल रहा हूँ दोस्तों। और हमारा ये पैटर्न ही होता है कि इस इंग्लिश लैंग्वेज को हम बेसिक टू एडवांस, यानी बेसिक से एडवांस की तरफ ले चले, जिससे आपका हर क्लास का बच्चा, हर लेवल का बच्चा बहुत ही अच्छे से समझ सके। ले चलते हैं दोस्तों। हमने कहा आपसे सेंटेंस, सेंटेंस को हमने डिवाइड किया 2 पार्टों में। पहला मैंने कह दिया क्या, काइंड्स। दूसरा हमने कह दिया पार्ट। क्या कह दिया दोस्तों, पार्ट। काइंड्स में सभी आपने जस्ट बताया प्रकार, पार्ट में आपने बताया भाग। यदि काइंड्स की बात करें तो काइंड आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस फिर से देख लीजिए दोस्तों। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका इम्परेटिव। चौथा आपका एक्सक्लेमेटरी। पांचवा आपका ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, ये आपके 5 टाइप के सेंटेंस हो गए। यदि हम इसके भाग की बात करें तो भाग आपके 2 होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 भाग होते हैं दोस्तों। ये काइंड्स हो गए और ये आपके पार्ट हो गए। गेटिंग पॉइंट? तो यदि बात करूं असर्टिव सेंटेंस की, तो असर्टिव सेंटेंस 2 पार्ट में डिवाइड होता है। किसमें? अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा आपका निगेटिव सेंटेंस। समझते रहिएगा दोस्तों, यह अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको सब्जेक्ट के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट होगा, देन मेन वर्ब होगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों। ये स्ट्रक्चर आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का है, और ये आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और गेटिंग पॉइंट? चलिए दोस्तों, ये जैसे मैं कह दूँ, अभी सिर्फ इतना समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए कहीं इधर उधर, जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं, तो कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आप एक एक पॉइंट को सीखते चलिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं वो बात अभी मैं यहाँ बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, तो पता चला आपको यहाँ तो आपको बहुत ही अच्छे से आ रहा है सारी चीज़ें, और आप पता चला जैसे मैं 1 नंबर की बात बता रहा हूँ, 2 नंबर की भी बताना है, 3 नंबर का बताना है, 4 नंबर का बताना है, 5 नंबर का बताना है उस टॉपिक में, और पता चला वो बच्चा 6वें नंबर के बात हमसे पहले ही नंबर में करने लगा है, तो वो फिर आपका क्या है,
ये फिर बेवकूफ़ी होती है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको जिस स्टेप पे बेसिक टू एडवांस ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप वही आपको यहाँ से फिर बैकअप आएंगे तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है दोस्तों। तो हम सोचते हैं कि आपको एकदम मूल से यानी रूट से बेसिक से आपको एडवांस तक ले चलें। आप हमेशा उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करिए। अगर उस टॉपिक में जब वो पैटर्न कोई चीज़ छूट रही हो, तब आप हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं दोस्तों कि सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आई गारंटी दोस्तों कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो यहाँ से ना पढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आइए। ये आपने समझ लिया। अब ले चलते हैं हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप। पहले इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे हम कहते हैं दोस्तों, राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट हुआ। मैं इसको निगेटिव बनाना चाहूँगा दोस्तों, निगेटिव बनाना चाहूँगा, क्या हो जाएगा, राम डज नॉट रीड अ बुक। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह इसका नेगेटिव देखिए, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपका नॉट, ये आपका मेन वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल मत परेशान होइए, सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कहाँ से डज आया, कहाँ से क्या पैटर्न बदल रहा है। बस अभी आप इस स्ट्रक्चर को समझिए और इस स्ट्रक्चर को समझिए। देखिए वही पैटर्न बना आपका, जितना मैं बताता चल रहा हूँ आप उतना सीखते चलिए, समझ में। आइए चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट आपको ले चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। किसकी तरफ दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके टू टाइप्स के होते हैं। देखिए मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, टू टाइप्स के होते हैं दोस्तों। पहला यस नो टाइप, दूसरा WH वर्ड टाइप। यस नो टाइप को ही हम और किस नाम जानते हैं, क्लोज एंडेड के नाम से जानते हैं दोस्तों, और WH टाइप को ओपन एंडेड के नाम से जानते हैं, ओपन एंडेड के नाम से जानते हैं। यस नो टाइप क्लोज एंडेड, WH वर्ड ओपन एंडेड, ये क्या है, कुछ नहीं समझ में आया, मैं हूँ ना दोस्तों, मैं आपको हर एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए जब भी कभी आप, जैसे मैं कह दूँ, क्या राम पुस्तक पढ़ता है, क्या राम पुस्तक पढ़ता है, तो आपको बोलिए कितने आंसर मिले, या तो यस या तो नो। क्या राम पुस्तक पढ़ता है, या तो यस या तो नो। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी बात है यस या नो पर समाप्त हो गई, इसे को हमने क्या नाम दे दिया, क्लोज एंडेड क्वेश्चन नाम दे दिया। गेटिंग पॉइंट। मैं यही बात करूं, राम पुस्तक क्यों पढ़ता है, राम पुस्तक क्यों पढ़ता है। जब क्यों का मैंने प्रश्न कर लिया, क्यों पढ़ता है, तो हर व्यक्ति के मन में अलग अलग सवाल उठेंगे। हो सकता है वो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट हो सकता है वो नॉलेज के लिए पढ़े, हो सकता है वो जो है किसी को दिखाने के लिए पढ़े, मेनी पर्पज ऑफ थिंग्स, उसके बहुत सारे उस चीज़ों में उसके उद्देश्य हो सकते हैं। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो ये क्या है आपका यस-नो टाइप, ये क्या है WH वर्ड। जो यस-नो टाइप का स्ट्रक्चर होता है प्यारे दोस्तों, उसका होता है कि हमेशा इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, देन आपका सब्जेक्ट आता है, इसके बाद आपका क्या आता है, मेन वर्ब आता है, देन आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये आपका यस-नो टाइप का स्ट्रक्चर होता है। WH वर्ड की स्ट्रक्चर की बात करें तो WH वर्ड का स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है, WH वर्ड को हम उस सेंटेंस में पहले रखते हैं, बाकी का स्ट्रक्चर आपका यही होता है। यही का मतलब यस नो टाइप वाला, यानी कि अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट, देन आपका मेन वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका WH वर्ड टाइप। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई ना।
तो क्या है आपका यस नो टाइप और क्या है आपका WH वर्ड। इस पे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, करिएगा दोस्तों। डू यू रीड इंग्लिश? डू यू रीड इंग्लिश? हिंदी में दे दें कहिए तो, चलिए कर लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डू यू रीड इंग्लिश, तो इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई कि नहीं दोस्तों? जब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई तो किस टाइप का हुआ? WH वर्ड टाइप। दूसरा सेंटेंस में देता हूं, व्हाई डू यू रीड इंग्लिश? व्हाई डू यू रीड इंग्लिश? अब बताइए, यहाँ पर आपको देखिए किससे सेंटेंस की शुरुआत हुई? WH वर्ड से। तो WH वर्ड सेंटेंस की शुरुआत हुई, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब और पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही वाला। कुछ समझ में आ रहा है? यही वाला आ गया स्ट्रक्चर जो आपका यस नो टाइप का था दोस्तों। तो इस तरीके से आपका WH वर्ड यानी कि ओपन एंडेड और यस नो टाइप आपका क्लोज एंडेड कहलाता है। ठीक है, ओपन एंडेड मीन्स उसके कई सारे आंसर आपको मिलते हैं। मैंने यहाँ जैसे पूछ लिया कि आप जो है इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, तो कई सारे आपके मन में आंसर्स हो गए, तो पूरे उसके लिए आंसर के द्वार खुले हैं, इसलिए ओपन एंडेड। और इसका यस नो टाइप पर ही इसका आंसर आपका समाप्त हो जाता है, इस वजह से कैसा एंडेड? क्लोज एंडेड है दोस्तों। गेटिंग पॉइंट? ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। बताइए, कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक? हम चलते हैं दोस्तों आगे। उम्मीद है कि ये आपको अफर्मेटिव और निगेटिव, यस नो टाइप, WH वर्ड दोनों बहुत अच्छे से समझ में आएंगे दोस्तों। देखिए, अब बात करते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस की। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स होता है क्या कि जहाँ पर आपको आदेशात्मक वाले वाक्य हों। क्या हों? आदेशात्मक वाले वाक्य हों। जैसे कि आपको इससे 3-4 बातें ध्यान रखिएगा। क्या हो सकता है? एडवाइस। क्या हो सकता है? एडवाइस। दूसरा सजेशन। तीसरा रिक्वेस्ट। चौथा ऑर्डर। एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर। ये आपसे इम्परेटिव सेंटेंस से ये 4 तरह की बातें निकल करके आती हैं दोस्तों। एडवाइस सलाह, सुझाव और प्रार्थना या आदेश देने का जहाँ भाव प्रकट हो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं कह दूँ एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, नेवर टेल अ लाई। नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो। झूठ कभी मत बोलो क्या है आपका? इस प्रकार का एडवाइस है। जैसे मैं कह दूं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। तो ये क्या है आपका? ऑर्डर। मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ, ऑर्डर। ठीक है। तीसरा सेंटेंस, प्लीज गिव मी आ पेन। प्लीज गिव मी आ पेन। तो ये क्या है आपको सेंटेंस से लग जाएगा कि कहाँ पर ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है, कहाँ पर एडवाइस का भाव प्रकट हो रहा है, कहाँ पर जो है आपका रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है दोस्तों। ठीक है। इनका यूज आपको यहाँ सेंटेंस में तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इनमें जब अभी पढ़ेंगे कि इनका 2 टाइप से बनता है, एक वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य और एक लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। यानी कि देखिए यहाँ पर ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर जो सेंटेंस की शुरुआत हुई किससे हुई? ब्रिंग से। दूसरा मैं कह दूँ जैसे शट द डोर। शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो।
तो यहाँ सट क्या है, ये वर्ब से प्रारंभ हो रहा है दोस्तों। तो एक आपका वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं और एक लेट से प्रारंभ होते हैं। तो इनका बहुत ही अच्छा यूज आपका एक्टिव पैसिव और नरेशन में है। एक्टिव पैसिव और नरेशन में है दोस्तों, वहाँ पर इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझने वाले। आइए हम लोग आगे चलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। किसमें? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात करें दोस्तों तो ये क्या है, ये सडन फीलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन माइंड्स। क्या कह देता हूं मैं, देखिए, सडन फीलिंग ऑफ ह्यूमन माइंड या हार्ट, यानी कि मानव के दिमाग में या दिल में जो अचानक कोई फीलिंग, कोई भावना आए। एक मिनट दोस्तों, जरा पानी पी लूं। देखिए, सडन फीलिंग ऑफ ह्यूमन माइंड यानी हर्ट्स, तो अचानक आपकी कोई भावना जो आए, यानी कि सडन फीलिंग। जैसे मैं बताऊं, अभी आप लोग बैठे हैं बढ़िया से क्लास, बढ़िया रूम में या फिर कमरे पर, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना, बिस्तर के अंदर। पता चला उसी बिस्तर के अंदर सांप निकल आए। क्या निकला है दोस्तों? सांप निकल आए। तो आप क्या हो जाएंगे, एकदम सरप्राइज्ड हो जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अरे, जैसे आपके मुंह से निकला, अरे ये कैसे, अरे, वही क्या है यहाँ, ये जो सडन फीलिंग है ये किसी के द्वारा लाई नहीं गई है, ये आपके दिल और दिमाग की उपज है दोस्तों। ठीक है, तो वही मैंने कहा सडन फीलिंग ऑफ ह्यूमन हर्ट, ये आपका क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है दोस्तों। जैसे एग्जांपल के रूप में बात करें, हुर्रे वी वन द मैच। अरे, दिस इज स्नेक। दिस इज अ स्नेक। ठीक है दोस्तों, तो हुर्रे वी वन द मैच, आहा हम मैच जीत गए, इंजॉय है, प्लेजर है। या दूसरा सेंटेंस दूं, अरे, अरे जहां भी वर्ड आया अरे, ये मार्क ऑफ क्या है, एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान क्या है दोस्तों, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे मैं कह दूं, यहां पर देखिए, एलॉस। क्या है, एलॉस, वी रुइन, वी रुइन, दुख है हम बर्बाद हो गए, दुख है हम बर्बाद हो गए। तो वो बहुत ही आपका सैडनेस है जो आपके किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया जाता है दोस्तों। ये हमेशा सडन फीलिंग ऑफ ह्यूमन माइंड्स या ह्यूमन हार्ट्स के माध्यम से होता है। गेटिंग पॉइंट। नेक्स्ट एंड लास्ट है दोस्तों आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस मिस होता है इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य। देखिए समझिए इनको भी। देखिए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि जैसे कहते नहीं है, जब आप लोग अपने बड़ों का सम्मान करते हैं या अपने पेरेंट्स जब पैर छूते हैं तो हमेशा कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु भव, जुग जुग जियो, है ना दोस्तों। तो ये आपका क्या है, मे यू लिव लॉन्ग, तो वो आपकी क्या है, इच्छा प्रकट होती है कि वो कहीं भी किसी के द्वारा ऐसी बात नहीं बताई जाती कि आप इनको इस तरीके से आशीर्वाद दीजिए, है ना। वो केवल व्यक्ति के अंदर होता है, दिमाग होते है, उसकी इच्छा होती है, जो वो होता है कह देता है। नहीं तो पता चला आप पता चला पैर छू रहे हैं, पड़ोसी कहेगी अरे कह दो, ये कह दो, है ना दोस्तों। बिल्कुल नहीं, ये आपका क्या होता है, हमेशा ये भी इच्छा प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं, जिसको इच्छा सूचक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आपके 5 टाइप के सेंटेंस हुए। जरा यहाँ पर बताइए, कहीं कोई समस्या है दोस्तों तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँ।
भाषण में। तो देखिए आपको इतना ही करना है मेरे लिए दोस्तों कि जितना से अधिक हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और ज़रूर उस रेड बटन को दबा दीजिए सब्सक्राइब वाला और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेकर के। यही से तो आपका ग्रामर का जो है स्ट्रक्चर निर्माण होता है दोस्तों। पूरा स्ट्रक्चरल ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे, चाहे वो टेंस हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, चाहे जो सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट हो, हम यहाँ से स्ट्रक्चरल ग्रामर पढ़ेंगे दोस्तों। ये आपका बेस तैयार करेगा किसमें, ये जो मैंने बताया आपको PQRS को सॉल्व करने में। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।